ओके। तो कार्बन के कंपाउंड्स हमने देखे कि कोवैलेंट कंपाउंड्स हो रहे थे। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स जो बनेंगे वो किस कंडीशन में बनेंगे। ये जो कार्बन का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन शेयर करके। बट अगर इस सिचुएशन के हिसाब से हम देखें तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होता है वही किसी दूसरे अनपेयर्ड से शेयर होके पेयर होता है। तो इस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो कार्बन का जो कंपाउंड बनेगा उसमें 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं। और कोई भी एटम जितना बॉन्ड बना सकता है उस एटम का कोवैलेंसी होता है। यानी कि इस सिचुएशन के हिसाब से देखें, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल में ये है, इसके हिसाब से कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें उसमें 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं। यानी कि कार्बन का कोवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में कोई आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंसी कार्बन का ये हो जाएगा 2। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, 2 अनपेयर्ड है जो कि पेयर होके शेयर हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहले 4 था अब 6 हो जाएगा। यानी कि ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी कि इस दौरान भी जो कंपाउंड बन रहा है उसमें इनकम्प्लीट होगा ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है। तो ये भी स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये भी कंपाउंड क्या होंगे? सो अनस्टेबल। ये भी कंपाउंड्स हो जाएंगे हमारे अनस्टेबल कंपाउंड। तो स्टेबल कंपाउंड कैसे बनेंगे? तो इस सिचुएशन के हिसाब से कार्बन के कंपाउंड स्टेबल नहीं बन रहे हैं, अनस्टेबल होंगे। और कंपाउंड कौन से होंगे? एग्जाम्पल देख लो, एज कार्बिन। कार्बिन होता है जिसमें कार्बन से 2 बॉन्ड बनते हैं, जैसे कि CH2, या बोल सकते हैं CH2, इस तरीके से। और ये अनस्टेबल कंपाउंड है तो ये फॉर्म नहीं होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट बनते हैं जो कि बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। तो ओवरऑल हम बात करेंगे कार्बन का जो मिलियंस में कंपाउंड्स हैं वो स्टेबल कंपाउंड यहाँ से तो नहीं बन पा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। और एक्साइटेड स्टेट क्या स्टेट होता है? कार्बन में अगर हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ का नेक्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन बन जाएगा फिर। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन एस में एंड 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे रुकिएगा। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल 4 ऑर्बिटल हैं एंड 4 के 4 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हैं। और इस सिचुएशन को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल किसी दूसरे 4 अनपेयर्ड से शेयर होके पेयर होगा, यानी कि 4 बॉन्ड बन सकता है। यानी इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोवैलेंसी जो होगा कार्बन का, कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, ये हो जाएगा 4। और इस दौरान जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? स्टेबल कंपाउंड। यानी कि इसमें ऑक्टेट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा इस दौरान जो कंपाउंड बन रहा है। तो ये कंपाउंड्स क्या होंगे? सारे स्टेबल कंपाउंड होंगे। और इन्हीं कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं जो कि मिलियंस में है, जिनकी स्टडी करनी है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट डिसाइड किया। पहला पॉइंट ये डिसाइड किया कि कार्बन के सारे कंपाउंड्स कोवैलेंट होंगे, आयनिक कंपाउंड नहीं होंगे। और आयनिक कंपाउंड ना होने का रीजन है कि उस दौरान इलेक्ट्रॉन गेन या लूज होता है, और ये पॉसिबल नहीं होता इन केस ऑफ कार्बन, क्योंकि उस केस में एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दूसरा ऑप्शन जो है जिसमें कि कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और इलेक्ट्रॉन जो शेयर भी होता है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है, एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में भी होता है बट वो कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रिएक्शन के दौरान एज इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। तो ये हो गया आपके कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं कि कार्बन का कोवैलेंसी हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन के हिसाब से कि कार्बन का कोवैलेंसी जो होता है 4 होता है। ठीक है। और कोवैलेंसी 4 का मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, और उस दौरान जो कंपाउंड्स बनेंगे सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड होंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने डिसाइड किया कि कार्बन के सारे कंपाउंड्स आयनिक होंगे। दूसरा पॉइंट हमने डिसाइड किया कि कार्बन के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो एक्साइटेड स्टेट में बनेंगे, स्टेबल कंपाउंड। कार्बन के स्टेबल कंपाउंड जो बनेंगे वो आपके एक्साइटेड स्टेट में बनेंगे। ठीक है। तो जो कंपाउंड्स हम स्टडी करने वाले हैं वो सारे कंपाउंड जो कार्बन के स्टेबल कंपाउंड है वो एक्साइटेड स्टेट में है। तो हम इससे आगे बढ़ रहे हैं अब। ओके। तो
देखिए कार्बन में दो पॉइंट की हमने बात की। पहला पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड है कार्बन का सारा, कोवैलेंट कंपाउंड्स जो कि स्टेबल कंपाउंड्स में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि कार्बन का कोवैलेंसी, कोवैलेंसी जो होता है कार्बन का ये होता है 4। 4 कोवैलेंसी मीन्स 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये चारों के चारों बॉन्ड जो होंगे कैसे होंगे, कोवैलेंट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें एक पॉइंट और होता है कैटेनेशन। कैटेनेशन, इस पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि इसको लिंक करना है और आगे बढ़ना है। तो कैटेनेशन पहले क्या होता है ये समझोगे आप। किसी भी एटम का अपने ही साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके मीन्स बॉन्ड बना के और जो कंपाउंड बनता है, मतलब कि सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। कैटेनेशन का मतलब कि कह सकते हैं सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, ठीक है। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी जो होता है ये होता है कार्बन में हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट। और हाईएस्ट मतलब कि कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होती है हाईएस्ट होती है। अब ये बोल सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, पहले तो ये पॉइंट समझेंगे और इस पॉइंट से कनेक्ट होकर आगे बढ़ना है। तो कार्बन का कोवैलेंसी जो होता है हाईएस्ट होता है, और कोवैलेंसी जो होता है आपका सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, मतलब कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। बॉन्ड इसलिए बनता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब इलेक्ट्रॉन शेयर जो होता है किसी और एटम से भी हो सकता है, कार्बन से भी हो सकता है। तो कार्बन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो उस केस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसीलिए कार्बन दूसरे के बजाय अपने कार्बन के साथ ही दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। यानी कि आप इमेजिन करो कि कार्बन कहीं पे है और उसको अपना कंपाउंड्स बनाना है दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो क्या हो सकता है, कार्बन दूसरे एटम से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, और कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। कार्बन अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उस दौरान ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और इसी पॉइंट को बोलता है कैटेनेशन। तो आपको सोचना ये है कि कार्बन अगर कहीं पे भी है और कंपाउंड बना हुआ है तो पहला प्रायोरिटी ये होगा कि कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा मतलब कार्बन से कनेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद से कोवैलेंसी अगर 4 से कम हो रही है, 4 बॉन्ड तो बनना चाहिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए हमेशा। तो जितना बॉन्ड कम होगा दूसरा एटम जो होगा वो कंप्लीट करेगा और कंपाउंड फॉर्म होगा। यानी कि हम सिंपल कंपाउंड्स की बात करें तो कैटनेस की सिंपल कंपाउंड मतलब कि कार्बन और दूसरा एटम क्या होगा, हाइड्रोजन लेके चलेंगे, जिससे हम हाइड्रोकार्बन की बात करने वाले हैं आगे। तो कैटनेशन हाईएस्ट क्यों होता है इसका हम यहाँ पॉइंट लिख देते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो एक ये पॉइंट डिसाइड हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कार्बन का कैटेनेशन टेंडेंसी जो होता है हाईएस्ट होता है, यानी कि सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी हाईएस्ट होता है। इसका रीजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब ये क्यों होता है ये एक अलग पॉइंट हो गया, ये इनऑर्गेनिक में जाके आप देख सकते हो। तो कार्बन का कैटेनेशन टेंडेंसी हाईएस्ट होता है बाकी एटम के कंपैरिजन में, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन के साथ, इसलिए। अब देखना ये है कि ये जो दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ये ले लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये दो पॉइंट के चलते कार्बन के कंपाउंड्स मिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं। आप इमेजिन करो कि कहीं पे कार्बन है और हाइड्रोजन है और दोनों मिलकर कंपाउंड्स बन रहे हैं। मिलते क्यों हैं, क्योंकि एटम अगर अकेला होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, एटम अनस्टेबल होगा। दुनिया में कोई भी सिस्टम अगर अनस्टेबल होगा तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो स्टेबल होना चाहेगा। वैसे ही एटम्स भी जो हैं अकेले होंगे तो अनस्टेबल, यानी कि आइसोलेटेड अगर एटम होगा तो अनस्टेबल होगा। तो एटम्स आपस में मिल के इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर इसलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी आ सके, ऑक्टेट पूरा हो सके, ठीक है। तो कार्बन के केस में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जो बात आती है, कार्बन दूसरे से करना चाहेगा या खुद कार्बन से ही करना चाहेगा। तो ये कैटेनेशन से डिसाइड हो जाता है कि कार्बन दूसरे के बजाय कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा, क्योंकि उस दौरान ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। यानी कि कार्बन का कैटेनेशन टेंडेंसी हाईएस्ट है,
इसके चलते कार्बन दूसरे एटम के बजाय कार्बन से ही बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। और अगर ऐसा है तो ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कार्बन आपस में कनेक्ट हो रहा है, आपस में बॉन्ड बन रहा है, मीन्स कार्बन चेन बन जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, मान लो कहीं पे 10 कार्बन है और हाइड्रोजन्स भी हैं, या नंबर कुछ भी ले सकते हैं हम वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन मिल के कंपाउंड्स बन रहे होंगे। तो कंपाउंड्स बन रहे होंगे यानी आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा, सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा। ओके, अब इसमें ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले कार्बन कार्बन से कनेक्ट होगा यानी कार्बन चेन बन जाएगा। और कार्बन चेन ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चेन बनेगा, कार्बन ब्रांच करके भी जुड़ सकता है, क्योंकि एक कार्बन से 4 कार्बन कनेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू कोवैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन, यानी कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना सकता है, मतलब स्ट्रेट चेन भी बन सकता है, ब्रांच चेन भी बन सकता है। उसके बाद से जो कोवैलेंसी कम होगा 4 से, वो हाइड्रोजन या दूसरा कोई जो एटम होगा उसे कंप्लीट करेगा। हम अभी फिलहाल बात करेंगे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके जो कंपाउंड्स बनेंगे उसकी बात हो रही है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में पहले कार्बन आपस में बॉन्ड बना होगा ड्यू टू कोवैलेंसी, जिसके चलते कार्बन चेन बन जाएगा। और कार्बन चेन ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चेन ही बनेगा, ब्रांच भी बन सकता है, यानी कि जितने चेन पॉसिबल होंगे उतने चेन बन जाएंगे, यानी उतने कंपाउंड बन जाएंगे। इमेजिन करो आप कि 10 कार्बन है आपके पास, तो 10 कार्बन ड्यू टू कोवैलेंसी आपस में कनेक्ट होंगे। तो आपस में कनेक्ट होंगे तो कितनी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? तो सीधा आंसर होगा जितनी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। और कितने तरीके से हो सकते हैं वो लिमिटेड होगा, फिक्स होगा, दुनिया में कोई भी निकालेगा वो फिक्स नंबर आएगा। ठीक है, 10 कार्बन को आपस में कनेक्ट करना है सिंगल बॉन्ड बना के आपस में अगर आपको, तो हम 75 वेज से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन और बढ़ा दें तो और ज़्यादा बन जाएंगे। ठीक है, तो कार्बन के कंपाउंड्स इसलिए बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है और कार्बन का कैटाइनेशन टेंडेंसी कितना हाईएस्ट होता है। यानी कि हम ये बात बोल सकते हैं कि ड्यू टू टेट्रा कोवैलेंसी, ड्यू टू टेट्रा कोवैलेंसी एंड catenation, millions of the compounds of carbon exist in the nature और उसमें भी mainly in the form of living organisms। यानी कि हम ये बात कर रहे हैं कि कार्बन के कंपाउंड्स मिलियंस में यानी कि लाखों में होते हैं, और वो भी सारे कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनके मैक्सिमम जो कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के होते हैं। ठीक है, अब हमको उनके प्रॉपर्टीज को समझना है तो हमको कंपाउंड्स के बारे में समझना होगा, इसीलिए ये ब्रांच जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो हम ब्रांच में कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक नाम यहीं से आया। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लो कि ह्यूमन बॉडी हो गया, उसमें जो विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब कंपाउंड्स कार्बन के हैं, आरएनए, डीएनए सब कुछ। या उसके अलावा भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि प्लांट्स हो गया, तो प्लांट्स का जो मॉलिकुलर पार्ट होता है वो होता है आपका सेलुलोज। सेलुलोज भी कार्बन का कंपाउंड्स होता है। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन आप देख सकते हो, ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर हमको इन सबको समझना है, इनके प्रॉपर्टीज को समझना है, तो उसके लिए हमको मॉलिकुलर लेवल पे बात समझना होगा पहले। तो मॉलिकुलर लेवल पे जब हम जाते हैं तो ये सारे कंपाउंड्स हमें कार्बन के मिलते हैं, इसीलिए इनको समझने के लिए इन कंपाउंड्स को समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए जो ब्रांच बना वो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2-3 पॉइंट हमने डिसाइड किया अभी तक। पहला पॉइंट हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करना है। दूसरा पॉइंट डिसाइड किया कि कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं कोवैलेंट होते हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने डिसाइड किया कि कार्बन के जो स्टेबल कंपाउंड होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में बनेंगे, ना कि ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में भी कंपाउंड बन सकता है, बट वहाँ पे जो कंपाउंड्स बनेंगे वो स्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि उस दौरान 2 ही बॉन्ड बन रहा है। ग्राउंड स्टेट के हिसाब से 2 ही बॉन्ड बन पाएगा, जिसके चलते वहाँ पे बोल सकते हैं कोवैलेंसी 2 होगा
और उस दौरान जो कंपाउंड बनेगा उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए वो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। तो स्टेबल कंपाउंड जो होते हैं साइक्लिक स्टेट में बनते हैं। ये तीसरा पॉइंट था। इसके बाद से हमने बात किया था कैटेनेशन की। तो कैटेनेशन एक प्रॉपर्टीज होता है एटम्स का, ये होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। हर एक एटम आपस में लिंक करके बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा करते हैं, जिसमें ये टेंडेंसी कार्बन की जो होती है हाईएस्ट होती है। ठीक है, तो कार्बन की हाईएस्ट क्यों होती है? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोसेस हो रही है और वो प्रोसेस का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो ये तभी हो सकता है उसके बाद जो बन रहा हो अगर वो स्टेबल होगा, तभी ये हो सकता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बन का कैटेनेशन टेंडेंसी बाकी एटम से हाईएस्ट है, मतलब ज़्यादा है। इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है उस दौरान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बन अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर करके, दूसरा एटम चाहेगा कार्बन से ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे, क्योंकि उस दौरान ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है इसलिए। यानी कि हमने 2 पॉइंट को मिला है। इसके बाद से 4th पॉइंट पा जाते हैं। एक पॉइंट तो कार्बन का कोवैलेंसी 4 होता है, 2 भी होता है बट वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होता है, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। और 2 में जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं कार्बेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो अलग से देखेंगे। लेकिन मैक्सिमम जो कंपाउंड्स होंगे, कह सकता हूँ 99% से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होंगे जो आपको देखना है, वो सारे कंपाउंड्स कैसे होंगे? कोवैलेंट कंपाउंड्स होंगे और वो कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में बन रहे होंगे। ठीक है, तो कार्बन के 2 पॉइंट्स हमने देखे, एक तो कोवैलेंसी 4, दूसरा कैटेनेशन टेंडेंसी हाईएस्ट, जिसके चलते कार्बन के मिलियंस में कंपाउंड्स हो रहे हैं। और मिलियंस में कंपाउंड्स हो रहे हैं मीन्स अब उन कंपाउंड्स को स्टडी करना है तो हम कैसे करेंगे? लाखों कंपाउंड का स्टडी अगर आपको करना है तो एक एक करके स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक टाइप के जो कंपाउंड्स होंगे उनका स्टडी करेंगे। एक टाइप के कंपाउंड को लेके हम एक ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप का स्टडी कर लेंगे, तो उस ग्रुप का स्टडी करेंगे तो उस टाइप के कंपाउंड्स का स्टडी हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होंगे, यानी कि अलग अलग टाइप का क्लास बन जाएगा कंपाउंड्स का यहाँ पे। तो हमें पहले तो ये समझना है कि कितने टाइप के क्लास होंगे। यानी कि पहला पॉइंट हम समझने वाले हैं, चैप्टर का नाम ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम देखने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कार्बन के डिफरेंट कितने टाइप के कंपाउंड्स होंगे, अलग अलग क्लास के, अलग अलग टाइप के। फिर उन कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे। दूसरी बात, स्टडी क्या करना है, अब हम उस पर आ जाते हैं। कंपाउंड्स पे आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनका हम स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या पॉइंट्स का स्टडी करना है। तो पहले मैं ये पॉइंट्स बता देता हूँ। ओके, कार्बन कंपाउंड्स की बात हो रही है। ठीक है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, क्लास वाइज पहले तो डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और फिर इसका स्टडी करने वाले हैं। तो स्टडी में क्या पॉइंट स्टडी करना है पहले तो ये देख लो आप। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कितने डिफरेंट क्लास के कंपाउंड्स होंगे और हर एक क्लास में कंपाउंड्स कितने होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देखना है हमें। ठीक है, तो डिफरेंट क्लास में कंपाउंड्स कितने होंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उस पार्ट को हम बोल देते हैं, जो पहला पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट क्लास में, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्लासिफिकेशन। क्या बोल देते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम ये देख लेंगे। उसके बाद से हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट क्लास के कंपाउंड्स में हर क्लास में कंपाउंड्स कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये देख लिया हमने। उसके बाद से हमको जरूरत पड़ेगा कि इन कंपाउंड्स का नेम क्या होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले होंगे यहाँ पे डिफरेंट क्लास में जो स्टडी करने वाले हैं वो होगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर जो होता है 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है कॉमन नेम। तो कॉमन नेम का कोई कॉमन रूल नहीं होता है। कॉमन नेम अलग अलग तरीके से होता है, कोई कॉमन रूल नहीं होता है। तो इसको हम पैरेलली बताते जाएंगे। मेन चीज़ ये है। दूसरा IUPAC नेम। ठीक है, IUPAC नेम। IUPAC नेम जो होता है IUPAC रूल से होता है। तो IUPAC का रूल होता है IUPAC रूल हम देख लेंगे और उस रूल से हम सारे कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं। IUPAC नेम हम सबका लिख सकते हैं। यानी कि कंपाउंड्स में दूसरा पॉइंट हम स्टडी करने वाले होंगे। पहले तो कंपाउंड समझ लेंगे डिफरेंट क्लास में, फिर उनका नाम देखेंगे, नॉमेनक्लेचर हो गया। तीसरा एक पॉइंट हमको स्टडी करना होगा आइसोमेरिज्म। ओके, तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है,
आइसोमेरिज्म होता है, एक पॉइंट होता है कि जैसे कोई कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले में एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल दिया था कि 10 कार्बन की बात की थी, जिसके लिए हमने बोला था कि 75 तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, यानी 10 कार्बन को लेकर 75 स्ट्रक्चर बन सकते हैं और सब में नंबर ऑफ एटम्स एक्जेक्टली सेम होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं बट वो कंपाउंड अलग अलग होता है, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। तो किसी भी फॉर्मूले में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको स्टडी करना, ये जो पॉइंट बनता है उसे बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये पार्ट हम देखेंगे हर क्लास में। फोर्थ पॉइंट होता है प्रिपरेशन, मतलब जिस भी कंपाउंड्स की का स्टडी करने वाले हैं हम, तो उनका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, प्रॉपर्टीज में दो तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या स्टडी करना होता है हमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब या स्टेट हो गया, किस स्टेट में कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट, ठीक है, या सॉलिड स्टेट, ये सब बात करनी होती है। और ये इन सब पॉइंट्स को डिसाइड करने के लिए हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं आगे, केमिकल बॉन्डिंग। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा वॉन डेर वाल फोर्स, उसके बेस पे हर जगह ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसमें कुछ खास आएगा नहीं, ये आसानी से हो जाएगा वॉन डेर वाल फोर्स के आधार पर, इसमें कंटेंट ही बहुत कम होगा। मेन जो पॉइंट होगा ये है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, किसी भी कंपाउंड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उन कंपाउंड्स का डिफरेंट केमिकल से रिएक्शन कराने पे हमें देखना है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है और क्या बन रहा है, यानी कि इस पोर्शन में आ जाएगा रिएक्शन और यही सबसे मेजर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे रिएक्शंस, और रिएक्शंस और कहाँ आएगा, यहाँ प्रिपरेशन में भी आ जाएगा रिएक्शन। और रिएक्शन पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, रिएक्शन कहाँ पे आ रहा है, रिएक्शन प्रिपरेशन में रिएक्शन आया, और प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन आया। और एक पॉइंट और आप देख लो 6 नंबर, यूजेज। हम जिन भी कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं उन कंपाउंड का यूज क्या है ये देखना चाहिए। ये तो आपको लर्न करना होगा, यानी कि टोटल इतने ही पॉइंट स्टडी करने होंगे हर एक क्लास में, बस ये जान लो आप। कोई भी चैप्टर आप पढ़ोगे, कोई भी बुक उठा के आप देखोगे तो इन्हीं पॉइंट्स का स्टडी कराया हुआ होता है हर एक बुक में, हर एक चैप्टर में। तो आपको पहले समझ लेना है कि कंपाउंड्स इतने सारे हैं, उनको क्लास वाइज डिवाइड कर लिया और उसका स्टडी कर रहा है, और स्टडी इन पॉइंट्स पे करते हैं, ठीक है। तो हम सबका क्लासिफिकेशन पहले कर लेंगे कि कंपाउंड हम समझ लेंगे कितने तरीके के होंगे, कितने डिफरेंट क्लास के होंगे, और फिर एक एक पॉइंट करके हम बाकी देखते चले जाएंगे, ठीक है। अब कंपाउंड्स में भी हम सबसे पहले देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के साथ में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा उन कंपाउंड्स को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन, और बाकी को उसी के बेस पे हम उसका डेरिवेटिव समझ के आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। अब यहां से मेनली स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन हो, ठीक है, और कार्बन हो, मतलब कि हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन में आप देखो कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन अगर कहीं पे है कंपाउंड्स में तो पहले तो आपस में कनेक्ट हुआ होगा ड्यू टू कैटेनेशन, ठीक है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है तो कंपाउंड जब बना होगा तो कैसे बना होगा, वहाँ पे कार्बन आपस में कनेक्ट हो गया होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के बजाय कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहेगा, और कार्बन से बॉन्ड बनेगा तो कार्बन चेन बन जाएगा, और कोवैलेंसी जितनी कम होगी फोर्स से उतना कोवैलेंसी कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन की, उसमें सबसे पहले कार्बन चेन बना होगा। अब कार्बन चेन जब बनेगा तो इसमें दो ऑप्शन बनेगा, फिर
कार्बन चेन में कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन चेन में कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हों, या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये भी हो सकता है। तो जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उनको हम फर्दर टू पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के चेन में या तो वन डबल बॉन्ड या वन से ज़्यादा डबल बॉन्ड, या कह सकते हैं एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या डबल ट्रिपल दोनों हो सकता है। यानी कार्बन चेन में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, उन हाइड्रोकार्बन को एक पार्ट कर दिया, जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड है उसको अलग पार्ट कर दिया। साइक्लिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन हम अभी सिंपल बात करने वाले हैं पहले। यानी कि हाइड्रोकार्बन कितनी तरह का हो गया, दो तरीके का। पहला कौन सा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में हम लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको बोल रहे हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यानी कार्बन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, तो उस हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली सिंगल बॉन्ड, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे जो कंपाउंड्स का क्लास बनता है, उस क्लास का एक नाम रख देते हैं और उस क्लास को बोलते हैं एल्केन जो है दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एल्क एंड एन। एल्क रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन, और एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन। एन जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन चेन में बॉन्ड कैसा है, यानी कि नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो यहाँ पे हो गया नेचर ऑफ बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें हम बोल सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन में एटलीस्ट वन डबल ट्रिपल ये सब है, यानी कि कार्बन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट वन डबल ट्रिपल और बोथ, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इसमें तो बहुत सारा क्लास बन सकता है, बट इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले दो क्लास बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि वन डबल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन को लेके एक क्लास बना लिया हमने। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें वन डबल बॉन्ड हो, ओनली वन डबल बॉन्ड, उसको हम बोल देते हैं एक क्लास। दूसरा जिसमें ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको हम बोल देते हैं एक अलग क्लास। और यहाँ पे जो क्लास बन रहा है, इस क्लास को हम बोल देते हैं एल्कीन, और यहाँ पे जो क्लास बन रहा है, इस क्लास को हम बोल देते हैं एल्काइन, ठीक है। यानी कि हाइड्रोकार्बन को हमने क्लासीफाई किया अभी फिलहाल। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन कार्बन का कंपाउंड, जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, कार्बन चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कार्बन चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इसका एग्जांपल इस क्लास का जो नाम पड़ता है दूसरे तरीके से बोल सकते हैं इसे हम एल्केन, ठीक है। दूसरा जो बन रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोल रहे हैं, जिसमें कार्बन चेन में, हाइड्रोकार्बन के कार्बन चेन में या तो डबल बॉन्ड आए एक, या तो ट्रिपल बॉन्ड आए, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या दोनों हो। तो डबल आए ट्रिपल आए, तो उस केस में जो कंपाउंड्स होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे, उन्हें हम बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड। अब इसमें तो बहुत सारे क्लास वैसे बन सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ओनली वन डबल बॉन्ड। एक मिनट, हम यहाँ पे बात कर थोड़ा और इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ठीक से। यहाँ पे हम बोल सकते हैं ओनली वन डबल बॉन्ड।
तो ओनली वन डबल बॉन्ड वाला जो क्लास बनता है उस क्लास को हम नाम दे देते हैं एल्कीन, और ओनली वन ट्रिपल बॉन्ड वाला जो क्लास बनता है हाइड्रोकार्बन का उसको बोल देते हैं एल्काइन। और जो तीन ये क्लास हमने बनाया, पहले इन तीन क्लास के बारे में हम समझ लेंगे, उसके बाद से बाकी हाइड्रोकार्बन और भी हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ने वाला है अब मतलब कि सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उठाएंगे। हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड जिसको बोलते हैं एल्केन, अब एल्केन की बात करने वाले हैं, फिर आएंगे अनसैचुरेटेड में, फिर एल्केन, एल्काइन, इसके अलावा और भी हाइड्रोकार्बन होंगे, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस क्लास का जो नाम होता है हम उसे बोलते हैं एल्केन। ठीक है, एल्केन में दो पार्ट है, एल्क एंड एन, जो कि ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है किस टाइप का है। ठीक है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पहले ही बोल दिया हमने, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड इन कार्बन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के कार्बन चेन में ओनली सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो उसे हम बोल रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस क्लास का नाम क्या दे दिया गया है, एल्केन। तो एल्केन की बात करने वाले हैं। ओके, तो अब देखते हैं इससे आगे। अब इस क्लास में कंपाउंड समझने वाले हैं। अब हम आते हैं कंपाउंड पे। तो सबसे पहले कंपाउंड्स अगर हम देखें तो सिंपल कंपाउंड क्या हो सकता है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एल्केन में वन कार्बन के कंपाउंड्स क्या होगा, वन से हो सकता है, देखते हैं। वन कार्बन अगर है तो कंपाउंड्स जो हमने डिसाइड किया था पहले, उसमें हमने बोला था कि कार्बन जो कंपाउंड्स बनते हैं उसमें दो पॉइंट होता है, एक तो कैटेनेशन और दूसरा टेट्राकोवैलेंसी। यानी कि कंपाउंड्स की बात करें तो वन कार्बन का जो कंपाउंड होगा उसमें कैटेनेशन की बात तो आ नहीं सकती है। कैटेनेशन का मतलब कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये बॉन्ड बनता है पहले। तो वन कार्बन है, दूसरा कार्बन है नहीं, तो एक ही कार्बन है, तो इसका कोवैलेंसी कैसे पूरा होगा, हाइड्रोजन से। यानी कि इससे कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होने चाहिए, 4, कोवैलेंसी 4 होता है, तो 4 हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको हम लिखना चाहें सारे एटम को कलेक्ट करके तो इसको लिख सकते हैं CH4 इस तरीके से। और ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है, वन कार्बन है तो वन कार्बन के लिए होता है टर्म मिथ, और ये एल्केन क्लास में हम पढ़ रहे हैं, एन आने वाला है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, अब इस क्लास में अगर दूसरे कंपाउंड्स की बात करें तो दूसरा कंपाउंड 2 कार्बन का होगा, तो 2 कार्बन पहले आपस में कनेक्ट होगा ड्यू टू कैटेनेशन। कोवैलेंसी कैसे पूरा होगा कार्बन का, अब 2 कार्बन तो आ गया, बाकी हाइड्रोजन से कोवैलेंसी पूरा होगा, तो यहाँ पे 4 बॉन्ड बनना चाहिए, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, तो कोवैलेंसी इसका दोनों का पूरा हो गया। तो 2 कार्बन का कंपाउंड ये हो गया हाइड्रोकार्बन क्लास में, एल्केन क्लास में। इसको अगर कलेक्ट करके लिखे यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, C2H6, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली अगर अगले आगे देखें 3 कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें तो 3 कार्बन का जो कंपाउंड होगा पहले आपस में कनेक्ट होगा ड्यू टू कैटेनेशन, और 3 कार्बन को आपस में कनेक्ट करने का यही एक तरीका है। ऐसा नहीं कि किसी और तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कोई अगर सोचे कि हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, तो ये सेम चीज़ है दोनों, क्योंकि कनेक्ट तो वहीं पे है। अगर हम इसको नीचे कर देते हैं तो कनेक्टिविटी चेंज नहीं हो रहा है, कनेक्टिविटी वही है। तो कनेक्टिविटी सेम होता है तो स्ट्रक्चर सेम बोला जाता है, यानी कि ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। तो इसको ऐसा नहीं कि आप सोचोगे एक और तरीका हो गया, ये एक ही तरीका हुआ। यानी कि कार्बन का 3 कार्बन के कंपाउंड्स की हम जो बात कर रहे हैं, तो 3 कार्बन के कंपाउंड्स ये होने वाला है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना होना चाहिए, हाइड्रोजन आपको कैसे देखना है, कार्बन से 4 बॉन्ड बनना चाहिए, ये पहले डिसाइड हो चुका है। और यहाँ पे कार्बन से 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ पे बीच वाले कार्बन से 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, तो 4 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे भी कार्बन से 1 बना हुआ है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये हो गया 3 कार्बन का कंपाउंड। और यहाँ पे कलेक्ट करके अगर लिखो तो ये बन जाएगा C3H6। ठीक है, ये जो हम लिख रहे हैं ये है हमारा CH4, 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
और स्ट्रक्चरल फार्मूले में जितने भी एटम्स हैं उनको कलेक्ट करके लिख देते हैं, तो जो बनता है फार्मूला उसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, और यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं, यानी कि हम हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्केन में कंपाउंड्स देख रहे हैं। तो कंपाउंड्स इस तरीके से बनते चले जा रहे हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया, उनका नाम ऐसे 2 कार्बन में हम नेम लिख सकते हैं। 2 कार्बन के लिए ईथ होता है और एन लगा देंगे। 3 कार्बन में प्रोप होता है और यहाँ पे भी एन लगा देंगे। आगे इससे बढ़ना है जो कि इससे अब इम्पोर्टेंट है। अब देखो हम बात कर रहे हैं 4 कार्बन में, तो 4 कार्बन को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सिंपल ऐसे। और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं 4 कार्बन को? अगर हम इसको नीचे करते हैं तो अलग तो होगा नहीं, या ऊपर करते हैं कनेक्टिविटी वही है, तो ये डिफरेंट नहीं माना जाएगा, स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर होगा। ये यहाँ पे अगर हम इसको नीचे करेंगे तो वही होगा। लेकिन एक ऐसे भी तो हो सकता है 3 कार्बन यहाँ वाला नीचे ना करके यहाँ से कम करके यहाँ पे, ये दोनों तो स्ट्रक्चर अलग हो गया ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हम कंप्लीट कराएं बॉन्ड को देखते हुए, 1 बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे तो कोवैलेंसी 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3, 3 एंड 1, यानी कि कार्बन को 4 कार्बन को आपस में कनेक्ट करके स्ट्रक्चर अगर हमने बनाए तो 2 स्ट्रक्चर बन गया। और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लिखना चाहें तो देखो 4 कार्बन 3, 3, 6 एंड 4, 10, यानी कि इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। इसके हिसाब से देखो 4 कार्बन 3, 3, 6, 3, 9 एंड 1, 10, यहाँ से भी फार्मूला क्या बन जा रहा है? C4H10, यानी कि ये तो हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। और ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि 4 कार्बन का जो एल्केन है, जो हाइड्रोकार्बन है, इसके 2 स्ट्रक्चर बन गए, 1, 2। अब देखो आप ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, पहली बात तो ये 2 कंपाउंड है, सीधा चेन है, स्ट्रेट चेन, और ये ब्रांच हो गया, तो स्ट्रेट चेन 4 कार्बन का, ब्रांच्ड चेन 4 कार्बन का। और 4 कार्बन होता है तो नाम क्या होता है 4 के केस में? ब्यूट, और एन क्लास में एल्केन में तो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। लेकिन ब्यूटेन तो 2 हैं, तो दोनों का नाम भी अलग होना चाहिए। अगर डिफरेंट कंपाउंड है तो नाम सेम नहीं हो सकता है, तो 2 डिफरेंट कंपाउंड है तो नाम डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन 4 कार्बन है तो यहाँ भी ब्यूटेन लिखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे भी ब्यूटेन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 कार्बन स्ट्रेट चेन है तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। और यहाँ पे क्या है? सेकेंड नंबर कार्बन पे CH3 का ब्रांच है। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेकेंड नंबर कार्बन पे, ठीक है, या इधर से भी सेकेंड ले सकते हैं, CH3 का ब्रांच होता है, तो वैसे अरेंजमेंट को बोलते हैं आइसो। तो ये जो 4 कार्बन है वो आइसो फॉर्म है। तो ये सिस्टम नेमिंग के लिए सिंपल बनाया गया, आइसो नॉर्मल जो है नेमिंग में डिफरेंस करने के लिए बनाया गया सिस्टम ये। यानी कि 4 कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन है उसके 2 स्ट्रक्चर्स बन गए, जिसमें से 1 स्ट्रक्चर को हमने बोला नॉर्मल ब्यूटेन एंड सेकेंड स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं आइसो ब्यूटेन। पहली बात। दूसरी बात, ये जो 2 कंपाउंड्स हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन कंपाउंड तो दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो अलग हों लेकिन उनका फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो वैसे कंपाउंड्स को ही बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है। वैसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि C4H10 के कितने आइसोमर्स होंगे, अब ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, आइसोमर्स कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2। कोई बोले कि कौन से 2 होंगे, तो बोल दोगे नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन, ठीक है। कोई बोले कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो इन दोनों इसके स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो, यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ ऑलरेडी कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है 4 कार्बन का जो एल्केन है इसके कितने आइसोमर्स हो रहा है, तो इसके आइसोमर्स कितने हो जाएंगे? 2 आइसोमर्स होंगे, और दोनों आइसोमर्स का ये स्ट्रक्चर हो गया, ये नाम हो गया। यानी कि आप समझ सकते हो कि आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कर लेंगे आगे अभी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हैं? एक तो ये फार्मूला दे देगा तो पूछा जाएगा कितने आइसोमर्स होंगे, आंसर होगा 2।
दूसरा तरीके से पूछ सकते हैं कि 4 कार्बन में कितने एल्केन होते हैं। 4 कार्बन का जो एल्केन होगा कितने एल्केन होंगे, तो 2 एल्केन होंगे। दो कौन से, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन के कंपाउंड को ब्यूटेन बोलते हैं, जो कि दो बनते हैं, नॉर्मल एंड आइसो। नॉर्मल आइसो हम इसलिए लगाते हैं नेमिंग में डिफरेंस करने के लिए, क्योंकि दो कंपाउंड का नाम सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग होना चाहिए, तो अलग करने के लिए ये हमने ऐड किया हुआ है बस। इसी तरीके से 4 में 2 बना, अगर 5 कार्बन का एल्केन हम देखें तो उसमें कितना बन सकता है, अब वो देखना है। अब ये सब क्वेश्चन होने लगा आगे आपका, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ठीक है। तो हम देखें अगर 5 कार्बन में, एक काम करते हैं, पहले सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं आइसोमर्स को, जो हमने अभी बात किया है, नया एक टर्म आया है आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या बोल रहे हैं हम, डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula are called isomers। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उन्हें क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ओके, और इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो हम आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है, चैप्टर ये पूरा पढ़ना है आगे, बट ये बेसिक डेफिनेशन इतना आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोमर्स का मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स हों बट उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। जैसे आइसोमर्स अभी हमने जो देखा है उसी को लिख लेना, आइसोमर्स C4H10 के कितने हैं, 2। कौन कौन से, नॉर्मल और आइसो, बस। इसी तरीके से आगे हमको देखना होगा कि अगले फॉर्मूले में पूछ सकते हैं। तो हम पहले तो बात करने वाले हैं एल्केन क्लास में कंपाउंड, इससे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देखो आप एल्केन क्लास में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने देखा, सबसे पहले क्या था, CH4 पहला। दूसरा क्या हमने देखा मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H6। तीसरा क्या आया था, C3H8। एंड फोर्थ क्या आया था, C4H10। अभी देखा था हमने, ये तो एक ही स्ट्रक्चर बना था, ये भी एक स्ट्रक्चर बना था 1, ये भी 1 स्ट्रक्चर बना था, लेकिन ये 2 स्ट्रक्चर बन गया था। यानी कि आइसोमर्स एक से ज्यादा स्ट्रक्चर कितने कार्बन से बनना स्टार्ट हो रहा है, 4 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, पूछा जाता है हर एक क्लास में कि इस क्लास में आइसोमर्स कितने कार्बन से बनने स्टार्ट होंगे। तो एल्केन क्लास में आइसोमर्स कितने कार्बन से बनने स्टार्ट हुए, 4 कार्बन से, और कितने बने, 2 बने। 2 कौन से बने, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ऐसे ही पूछ सकते हैं हम, अगला कंपाउंड्स दे दे इस क्लास का, C5H12। सॉरी, पहले इसको मैं समझा दूं फिर इसको लिखता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो आप ये देखो यहाँ पे, ये जो एल्केन क्लास में मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने लिखा है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमें लिख रहे हैं एल्केन क्लास में, इसमें कार्बन का और हाइड्रोजन का रेशियो देखो आप, यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन का, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। इसमें देखो आप 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। सिमिलरली आगे बढ़ो, इसमें देखो 3 कार्बन एंड 8 हाइड्रोजन। और आगे बढ़ो, C4 कार्बन एंड 10 हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन क्या रेशियो में है सब में, देखो आप 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन, मतलब डबल से 2 ज़्यादा। 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन, मतलब कि 3 का डबल 6, उससे 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। इससे आगे देखो 4 कार्बन के साथ 10 हाइड्रोजन है, तो 4 का डबल 8, 8 से 2 ज़्यादा। यानी कि एक चीज़ आप जनरलाइज कर सकते हो कि इस क्लास में जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं, जो कंपाउंड्स हैं, उनमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है। हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है, यानी कि अगले कंपाउंड में भी यही रेशियो कंटिन्यू रहेगा, मेंटेन रहेगा। यानी कि नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड्स इमेजिन करें तो 5 कार्बन का होगा, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, डबल से 2 ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 12। और अब इसमें हम पूछ सकते हैं कि ये कितने स्ट्रक्चर बनेंगे। अब ये क्वेश्चन हो गया, आगे ये बनाना है आपको। सिमिलरली आपका अगला हम पूछ सकते हैं C6H। अब यहाँ पे H कितना होगा, 14 हो जाएगा, डबल से 2 ज़्यादा।
फिर यहाँ पे पूछ सकते हैं कितने होंगे, ऐसे ही और आगे 7 तक आता है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये देखना है कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे। जैसे हम बना रहे थे, यहाँ से आइसोमर से स्टार्ट हुआ, अब आगे वाले को हम क्वेश्चन के फॉर्म में करने वाले हैं। ठीक है, तो एक काम हम यहाँ पे कर लेते हैं, जनरल फार्मूला, एल्केन का जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला मतलब इस क्लास को हम एक ही फार्मूले से लिख सकते हैं। वो क्या, अगर एल्केन में n कार्बन है, जितना भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज़्यादा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कि एल्केन क्लास का, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे याद करते हैं, आपको याद नहीं करना है, समझ लेना है ऐसे कि जितने भी कार्बन होंगे उसके डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो एल्केन क्लास में हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वही मेंटेन रहेगा। तो आगे का क्वेश्चन, आगे का जो पार्ट है हम क्वेश्चन के फॉर्म में करने वाले हैं। ओके, तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन पहले। एक सेकेंड, हाउ मैनी alkanes will be formed for the following मॉलिकुलर फार्मूला। मैं कुछ मॉलिकुलर फार्मूला दूंगा, उसमें से कितने एल्केन बन सकते हैं वो आपको बताना है। अब कितने से स्टार्ट होता है आइसोमर्स ये भी मालूम है, तो क्वेश्चन भी वहीं से बनेगा। 4 से स्टार्ट होता है, तो वहीं से दे देता हूँ मैं। C4H10 के लिए कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, कितने एल्केन बनेंगे। दूसरा C5H12, थर्ड C6H14, एंड फोर्थ वन इज 7H16, जिसमें से ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम अभी बात करने वाले हैं। और यहाँ पे जो एल्केन्स लिखा है ना, यहाँ पे एल्केन्स की जगह पे आइसोमर्स भी लिख सकते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाउ मेनी आइसोमर्स विल बी पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, जेई में भी आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं, आप देख सकते हो, और मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन मैं एक बता दूंगा और बाकी का 2 आपको ट्राई करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में कितने आइसोमर्स बनेंगे, यानी कि 5 कार्बन का जो एल्केन होगा, 5 कार्बन में कितने एल्केन बनेंगे, ये हमें बात करना है। ठीक है, तो इसकी बात करना है। तो यहाँ पे देखो, कार्बन को देखना है, हमेशा आपको कार्बन को देखना है, हाइड्रोजन को नहीं देखना है। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको बस इतना देखना है कि कार्बन अगर कितने हैं और उनको कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, वो फिक्स होगा। तो 5 कार्बन को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो 5 कार्बन कैसे कनेक्ट होंगे, सिंगल बॉन्ड के थ्रू, एल्केन में है तो सिंगल ही होगा, सीधा कनेक्ट हो सकता है ऐसे। 5 कार्बन ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, यहाँ पे ब्रांच कर दे, अगर ये ब्रांच यहाँ करते तो बात वही होता है। ऐसे भी हो सकता है 5 कार्बन में 5 कार्बन के में 2 ब्रांच कर दें, ये हो गया। यानी कि 5 कार्बन को हमने 3 तरीके से कनेक्ट कर लिया, जिसमें से पहला वाला हो गया स्ट्रेट चेन, दूसरा वाला सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग 1 कार्बन का, तीसरे वाले में सेकंड नंबर पे 2 कार्बन का ब्रांचिंग। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे 2 कार्बन का ब्रांचिंग, ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं न्यू। ठीक है, सेकंड नंबर पे 1 कार्बन का ब्रांचिंग, वैसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आइसो। और विदाउट ब्रांचिंग कार्बन चेन अगर है तो वैसे अरेंजमेंट को बोलते हैं नॉर्मल। तो नाम अगर हम लिखना चाहें तो 5 कार्बन नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग 5 कार्बन में तो आइसोपेंटेन। ओके, एंड सेकंड नंबर पोजीशन पे 2 ब्रांचिंग तो उसे बोलते हैं नियो, 5 कार्बन तो नियो पेंटेन। आप चाहो तो हाइड्रोजन भी कंप्लीट कर सकते हो, तो वैलेंसी को देखते हुए मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक बार, देखो 3 2 2 2 3।
हाइड्रोजन आप बॉन्ड देखना 4 से जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन होगा। 1 3 2 3 3 3 3। ओके, यानी कि 5 कार्बन का जो एल्केन है उसमें कितने स्ट्रक्चर बन गए? 1 2 एंड 3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 5 कार्बन में कितने एल्केन बने? 3। तो बोले तीनों बना के दिखाओ, तो आप बना के दिखा सकते हो। तीनों का नाम बताओ, नाम बता सकते हो। या पूछ सकते हैं 5 कार्बन में कितने आइसोमर्स बनेंगे? 3 आइसोमर्स। 4 कार्बन में कितने आइसोमर्स बने थे? 2। 5 में कितने बन रहे हैं? 3। और इसी तरीके से आगे बनाना है यहाँ पे, ये कितने बनेंगे और ये कितने बनेंगे। ठीक है, तो ये बाकी ये आप ट्राई करोगे, फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे का काम अगर ये नहीं आएगा तो आगे आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो, तो ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, आगे का काम ऐसा भी नहीं कि आपको याद होगा तो हो जाएगा, याद होने से आंसर अगर याद भी होगा तो काम नहीं होने वाला है, बनाने आना चाहिए। एल्केन क्लास में कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो बनाने आना चाहिए। तो मैंने तो बता दिया, ये 2 मैंने छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, तो दोनों को आप बनाओगे। आंसर मैं या तो यहाँ पे दे सकता हूँ, या तो आंसर नहीं, आंसर ले लोगे तो फिर बनाने में दिक्कत होगा, आंसर बाद में बनाएंगे। पहले तो आप इसको ट्राई करोगे, फिर हम आगे देखेंगे। ओके।